नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने जो थंबनेल में देखा बिल्कुल सही है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात यूपीएससी मात्र 120 एमसीक्यू बना के एक विद्यार्थी को अधिकारी बनने का मौका दे रही है। और ये सारा प्रोसेस क्या है इसको हम लोग इस पूरे नोटिफिकेशन में हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे जो 120 एमसीक्यू सवाल भी पूछे जा रहे हैं वो वन लाइनर है, जो कि आपका वन डे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे यूनियन अभी हम लोग यूपीएससी की प्रीवियस ईयर जो कि सिविल सर्विस में पूछा जाता है उसके क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो वहां तो देखते हैं कि 3-4 स्टेटमेंट रहता है, फिर वहां से हमको चूज करना पड़ता है कि कौन स्टेटमेंट सही है गलत है। इस तरह के प्रश्न यहाँ पे नहीं पूछे जाते हैं। अगर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हो, देखिए हम लोग जेएसएससी में तैयार करते हैं कंप्यूटर को, उससे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि कौन वेब ब्राउजर नहीं है। तो ये तो जनरल आदमी भी जानता है कि वेब ब्राउजर कौन है और कौन नहीं है। इस तरह से बोल रहा है 1 GB जो है वो कितने केबी के या एमबी के यहाँ पे बराबर है। और ये डिटो प्रश्न जो है, अगर हम लोगों के सीरीज जो चलाए थे, अगर देखे होंगे जेएसएससी का कंप्यूटर सीरीज, तो वहां पे इन सब प्रश्नों को हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके थे। अगर हिस्ट्री का भी यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा तो पूछा गया है कि 1915 में जब गांधी जी आते हैं तो सबसे पहली बार कहाँ वो जाते हैं। उसी तरह से और प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि 1931 में जो बिहार के गया जिले में किसान आंदोलन हुआ था उनका कौन नेतृत्व किए गए थे। तो इस तरह के यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और इन प्रश्नों को अगर अच्छे से अगर आप तैयार करके जाते हैं तो आप जो हैं इसमें बहुत कम समय में यूपीएससी ले रही है, तो इसमें कोई भी उलझन होना नहीं है कि ये ज़्यादा दिन खींचेगा या क्या होगा। एकदम लिमिटेड टाइम में आपको सारा एग्जाम क्लियर करवा दिया जाएगा और इसमें किसी तरह का कोई दुविधा नहीं है, कोई धांधली होने का कोई चांस यहाँ पे नहीं है। आप बहुत ही अच्छे से इस एग्जाम को तैयार करके अपने आप को अधिकारी के रूप में देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है और समझते हैं कि ये नोटिफिकेशन कौन से ऑर्गेनाइजेशन से निकाला गया है। तो ये नोटिफिकेशन निकाला गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट यानी श्रम विभाग के तहत एक मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं ईपीएफओ। तो ये जो है वैकेंसी ईपीएफओ के द्वारा ही निकाला गया है, अर्थात वैकेंसी ईपीएफओ में है। और ये जो वैकेंसी क्लियर किया जाएगा वो यूपीएससी के द्वारा जो भी बेस्ट कैंडिडेट है उसको चूज यहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। पहला जो पोस्ट है उसमें आपका वैकेंसी है 418 यानी 418 करके यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। और ये किसके लिए है, तो पोस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर के लिए ये निकाला गया, जो कि ईपीएफओ में होगा। तो इस तरह से पहला आप लोगों को देखने को आया कि वैकेंसी 418 का है, जो कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर आप बन सकते हैं और अकाउंट ऑफिसर के लिए यहाँ पे दिया गया। अगर आप सीट यहाँ पे देखें कैटेगरी वाइज, तो एससी के लिए 57 है, एसटी के लिए 28 है, ओबीसी के लिए 78 और ईडब्ल्यूएस 51 एवं जनरल के लिए जो है वो 204 है। इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। दूसरा चीज यहाँ पे अगर हम देखें कि एज लिमिट का बात करें कि इसमें एज लिमिट कितना है, तो आपको एज लिमिट दिया गया है 30 ईयर। उसके बाद एससी एसटी में आपको 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल का छूट दिया गया है, जो कि आगे भी हम लोग देखेंगे। तो ये तो पहला वैकेंसी हो गया। दूसरा वैकेंसी अगर हम यहाँ पे देखें तो दूसरा वैकेंसी है जो कि 159 है और ये वैकेंसी भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत ही है, ईपीएफओ में ही है। वो पोस्ट का नाम क्या है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो आप जो है कमिश्नर यहाँ पे बनिएगा, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के रूप में आप यहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा। और आप ध्यान में रखिए 120 या 100, यहाँ पे 2 वैकेंसी है, दोनों में अलग अलग एग्जाम होंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन डिफर करेगा। तो इस तरह से 120 एमसीक्यू हम ज्यादा ले रहे हैं और उसके साथ एक इंटरव्यू होता है जिसका 25% ही मार्क यहाँ पे जुड़ता है, तो वो बहुत ही कम है। आपका जो डिसाइड करेगा वो 120 एमसीक्यू ही डिसाइड करेगा कि आपको जॉब जो है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इंटरव्यू का मात्र 25% ही जुड़ता है। वो पूरा प्रोसेस अभी आने वाले सिलेबस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको देखिए कि यहाँ पे आपको एज लिमिट के बारे में अगर हम देखें, ये जो कमिश्नर का पोस्ट है उसमें दिया गया है 35 ईयर है और 35 ईयर के बाद यहाँ पे भी जो छूट दिया जाता है एससी एसटी और ओबीसी के लिए, वो चीज यहाँ पे भी आपको दिया जाएगा। दूसरा चीज यहाँ पे क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे आप किसी भी इंस्टीट्यूट से, अगर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से अगर आप ग्रेजुएट है तो वहां पे आप इसको इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है कि बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, कि कहीं से भी जो रिकॉग्नाइज्ड है अगर उस यूनिवर्सिटी से, चाहे आप का ऑनर्स कोई भी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या आप साइंस से किए हो या इंजीनियरिंग किए हो या आपका कॉमर्स से हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके पास अगर बैचलर डिग्री है, अगर आप 30 साल के कैटेगरी में आते हैं जनरल में, और एसटी एससी या ओबीसी में अगर आप 3 साल या 5 साल का अगर छूट लेके इस कैटेगरी में आ जाते हैं तो आराम से ये फॉर्म को भर सकते हैं। और
ये फॉर्म को सभी विद्यार्थी जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको भरना ही चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा मौका है और यूपीएससी के द्वारा लिया जा रहा है, तो इसमें किसी तरह का कोई लिटिगेशन होगा ऐसा हम लोग मान के चलते हैं कि बिल्कुल भी यहाँ किसी तरह का कोई धांधली नहीं होगा। समय से एग्जाम ले लिया जाएगा, क्योंकि यूपीएससी का एक टारगेट है या एक यहाँ पे इसका इमेज बना हुआ है कि इसमें किसी तरह का कोई धांधली नहीं होता है। बाकी सब में बहुत दिन एग्जाम खींच जाता है, इस तरह का हमको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे टाइमली एग्जाम होगा और रिजल्ट भी आपको टाइमली देखने को मिलेगा। इसीलिए इसको सभी विद्यार्थी जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको जरूर भरना चाहिए। इसका अगर फॉर्म भरने का डेट देखिएगा तो अभी ये फॉर्म भरा रहा है, जो कि 25 फरवरी से ही प्रारंभ हो गया है, जो कि अंतिम तारीख है इसका 17 मार्च 2023। तो 17 मार्च तक का समय है। अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट, SC ST या EWS का सर्टिफिकेट अगर कोई बनाना है तो इसे बना लीजिए और उसके बाद ये फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। तो आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं और भी कुछ यहाँ पे अगर दिया गया है तो देखिए, आप लोगों को बताया गया है कि SC ST के लिए 5 साल के लिए यहाँ पे छूट दिया गया है और OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का छूट दिया गया है। और भी बहुत सारा है, लेकिन ये ज्यादा कैंडिडेट के लिए होता है, तो अगर आपने अपने अनुसार आप देख सकते हैं कि और भी लोगों को क्या क्या छूट दिया है, तो वो नोटिफिकेशन में आप खुद से भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है आगे क्या, हाँ, इसका सिलेबस पे डिस्कस किया गया है कि स्कीम ऑफ सिलेबस यहाँ पे क्या होगा रिक्रूटमेंट के लिए। तो यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग एग्जाम होगा, इन्फोर्समेंट ऑफिसर यानी अकाउंट ऑफिसर, और दूसरा है असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट कमिश्नर। दोनों के लिए अलग अलग एग्जाम होगा, सिलेबस भी अलग अलग दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं अकाउंट ऑफिसर का क्या क्या सिलेबस दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि ये जो होगा 2 घंटा का होगा एग्जाम। दूसरा चीज, जितने भी प्रश्न आएंगे वो इक्वल मार्क्स के होंगे, जो कि सामान्यतः सभी एग्जाम में होते हैं। टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, MCQ लेवल के होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। दूसरा चीज है मीडियम ऑफ टेस्ट जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, अर्थात अगर रीजनिंग का क्वेश्चन है तो वो हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में। हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में हो गया। हाँ, इंग्लिश का अगर क्वेश्चन होगा तो वो केवल इंग्लिश में होगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आप कोई भी गलत आंसर टिक करते हैं तो उसके लिए 1/3 आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के भी दिया जाएगा। दूसरा चीज है पेनाल्टी जो है, अगर कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसमें पेनाल्टी आपको नहीं दिया जाएगा। ये भी लगभग सभी एग्जाम में सेम टू सेम इस तरह से रहता है। अब सिलेबस पे यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला सिलेबस दिया गया है वो जनरल इंग्लिश का है, और ये भी बहुत आसान जनरल इंग्लिश है, इसके लिए घबराना नहीं है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और कॉमन ईरर से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि अभी हम दिखाएंगे। ये नोटिफिकेशन कंप्लीट करने दीजिए। देखिए एंटोनिम्स यहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है सिनोनिम्स, और ये 2021 का प्रश्न है, इसलिए बहुत ज्यादा पुराना प्रश्न है, ये भी आपको सोचना नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया गया कि कितना आसान पूछा जा रहा है कि गांधी जब आ रहे हैं तो सबसे पहली बार कहाँ जा रहे हैं। तो इस तरह का प्रश्न आपको पूछा जा रहा है। फिर एक करंट इवेंट, जो कि हर एक एग्जाम में तो रहता ही रहता है। इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक, आप लगभग सब एग्जाम के लिए ये सब्जेक्ट तैयार करते ही करते हैं। हाँ, एक जो इस स्पेशल एग्जाम के लिए तैयार करना है वो जनरल अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल जो है वो आपको तैयार करना है। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये चीज करना है। दूसरा चीज है, चूंकि ये लेबर मिनिस्ट्री से संबंधित है, इसलिए लेबर लॉ से संबंधित आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, और इसलिए ये टॉपिक भी आपको यहाँ पे डाला गया है। तो 2 ऐसा टॉपिक है जो कि सामान्य एग्जाम के लिए आप नहीं पढ़ते हैं, इस एग्जाम के लिए थोड़ा बहुत आपको इसको पढ़ना होगा। और ये भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा बहुत तो हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा डीपली में इसमें चूंकि प्रश्नों का संख्या यहाँ थोड़ा ज्यादा रहेगा, इसलिए इसको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे जनरल साइंस है, फिर कंप्यूटर नॉलेज, जो कि आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया गया कि 1 GB बराबर कितना MB होता है, KB होता है, वो चीज पूछा जा रहा है। फिर है मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, मैथ और रीजनिंग आपका होगा। सोशल सिक्योरिटी तो हम लोग पढ़ते ही हैं, सामाजिक सुरक्षा, क्या क्या योजना चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, ये सब सारा चीज यहाँ पे आपको बताया जाता है। हाँ, एग्जाम का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, ये तो आपका सिलेबस हो गया, एग्जाम दे ले। तो यहाँ पे आपका एग्जाम जो होगा यानी रिटर्न MCQ आप जो दीजिएगा उसका आपका मार्क्स जुटेगा 75%। मतलब आप जितना भी टोटल मार्क्स लाइएगा उसका 75% वेटेज होगा आपका यहाँ पे। और 100 मार्क्स का यहाँ पे होता है इंटरव्यू, और इंटरव्यू का 25% यहाँ पे होगा। और देखिए, ये इंटरव्यू का मात्र 25% यहाँ पे ऐड हो रहा है, इसका मतलब है कि इसका बहुत ज्यादा यहाँ पे वेटेज नहीं है, मात्र 25% वेटेज है। तो आपका जो एग्जाम में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि आप जो है MCQ को कितने अच्छे से सॉल्व किए हैं। यहाँ अगर आपका अच्छा मार्क्स रहेगा तो यहाँ थोड़ा बहुत कम भी अगर इंटरव्यू में आपको मिलता है, लगभग 40, 50, 60 भी अगर आपको मिल जाता है, तो आराम से ये एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको MCQ में ध्यान देना है, वही आप कीजिए। बाद में तो इंटरव्यू अगर आप जाइएगा तो थोड़ा बहुत तैयारी करके जाइएगा, तो लगभग 40-50 नंबर आपको मिले जाएंगे, और उसका 25% आपका जुट के उम्मीद करते हैं कि ये कटअप जो है वो क्लियर हो ही जाएगा।
आगे यहाँ पे देखते हैं जो कि आपका दूसरा पोस्ट के लिए यहाँ सिलेबस दिया गया असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट कमिश्नर के लिए। तो अगर आप कमिश्नर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए कि क्या स्कीम है। तो 2 घंटा का ये भी होगा, इक्वल नंबर रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ये भी रहेगा, दूसरा हिंदी इंग्लिश ये भी रहेगा। लेकिन हाँ, इंग्लिश का अगर क्वेश्चन है तो केवल इंग्लिश में ही रहेगा, जैसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स, उसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं रहेगा। दूसरा चीज है यहाँ पे भी पेनल्टी यहाँ पे 1/3 दिया गया है अगर कोई भी रॉन्ग आंसर आप देते हैं। सिलेबस पे अगर हम देखें तो लगभग वही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे दिया गया है जनरल इंग्लिश जो कि वहां पे था, इंडियन कल्चर यहाँ पे दिया है जो कि देखिए अभी आपको कल्चर का वीडियो लगातार यहाँ पे हम डाल रहे हैं, क्वेश्चन बैंक भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और कल्चर जो है क्लास 11 एनसीईआरटी का उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि केवल यूपीएससी ही नहीं, अन्य जो एग्जाम है उसके लिए भी वो महत्वपूर्ण है। और उन सब वीडियो को आप देखिए बहुत कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं, और उससे आपको फायदा ही होगा। फिर यहाँ पे दिया है फ्रीडम मूवमेंट, यहाँ पे दिया है करंट इवेंट, उससे पूछा जाएगा पॉपुलेशन से, और डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये चीज जो था अकाउंट ऑफिसर में नहीं था, यहाँ पे जोड़ा गया है। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी के संदर्भ में यहाँ पढ़ सकते हैं। प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, तो इकोनॉमी तो आपको वहां पे भी पढ़ना था, यहाँ पे भी पढ़ना है। फिर यहाँ पे है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, चूंकि ये लेबर मिनिस्ट्री का यहाँ पे अगर पोस्ट ही देखिएगा तो नाम ही लिखा हुआ है आपका कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोविडेंट कमिश्नर। तो आप यहाँ पे जो खर्चा ऊर्जा हो रहा है उसी सब के बारे में यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो ये आइडिया होना चाहिए। इंडस्ट्रियल रिलेशन आपको जाना चाहिए, लेबर लॉ आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, इंश्योरेंस बीमा से संबंधित आपको जानकारी होना चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जैसे कि अभी आपको बताया गया 1 GB कितना होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है, ये सब सारा चीज है। जनरल साइंस जो कि आपको देखेंगे अभी आपको बताएंगे कि कितना आसान 10th लेवल का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स है, कुछ बहुत मेंटल एबिलिटी यहाँ पे पूछा जाएगा। फिर है सामाजिक सुरक्षा से संबंधित जो भी योजना सरकार चलाती है सोशल सिक्योरिटी से, उन सब सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजना को आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। यहाँ पे भी वही है, जो रिटर्न एग्जाम होगा यानी एमसीक्यू में जितना भी आप मार्क्स लाइएगा उसका 75% यहाँ पे मेरिट में जुटेगा, और इंटरव्यू जो कि आपका 100 मार्क्स का होगा उसका 25, और इस दोनों को जोड़ के जो आपका नंबर आएगा उसी पे मेरिट बनेगा और उसी पे आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो इस तरह से आपका ये पूरा दिया गया है। सेंटर कहाँ कहाँ है अपने अनुसार आप देख सकते हैं, जो भी आपका नजदीकी सेंटर है उसको आप चूज कर सकते हैं। दिया गया है कि आप जो है फॉर्म को जितने जल्दी भरिएगा वो फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट होगा, यानी कि अगर कोई सेंटर फुल हो जाता है और बाद में आप करते हैं तो आपको दूसरे जगह भी भेजा जा सकता है। इसलिए अगर आपके पास सारा डॉक्यूमेंट है तो आप आराम से इसको भर सकते हैं, कोई भी किसी तरह का लेट करने का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे और भी अगर कुछ है तो इन्फॉर्मेशन अगर दिया हो तो हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। वैसे तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप देख लेते हैं, जो भी आपको काम का अगर लगे तो वो देख सकते हैं। मिनिमम जो जितना इन्फॉर्मेशन हो सकता है जो जरूरी है सबके लिए वो हम यहाँ पे बताने का प्रयास किए गए। सिटीजनशिप क्या होना चाहिए, तो उम्मीद करते हैं ज्यादातर लोग जो भी देख रहे हैं वो इंडियन ही होंगे, और ये सब सारा चीज एज लिमिट आपको बता ही दिया गया है, क्वालिफिकेशन आपको बता ही दिया गया है। ये सब सारा चीज यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, एप्लीकेशन फी आपको बताया गया है कि 25 रुपया, अगर दोनों का अगर आप डालते हैं तो 50 रुपया का अथी होगा। दूसरा चीज SC ST और यहाँ पे जो फीमेल है उनके लिए यहाँ पे किसी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा, आप फ्री में ये फॉर्म को भर सकते हैं। तो वो तो है ना, PWD वगैरह जितना है वो सब फ्री में यहाँ पे भर सकते हैं, उन लोगों के लिए कोई चार्ज नहीं लिया गया। उसके बाद एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। बहुत सारे जो वर्कर वहाँ पे EPFO में आप अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो उनको दिया गया है, तो अगर आप काम कर रहे हैं तो देख लीजिए अपने अपने हिसाब से क्या 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 दिया गया है। हम यहाँ पे ST SC और OBC के बारे में बता दिए हैं, ज्यादातर कैंडिडेट जो है उन्हीं लोगों में से आते हैं तो इसलिए हम उसको बता दिए। बाकी आप अपने अनुसार नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। अगर इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन आप चाहें तो नोटिफिकेशन UPSC के ऑफिशियल वेबसाइट में आप जाइए, डाउनलोड कीजिए और वहां पे देखिए। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो है हाउ टू अप्लाई करके यहाँ पे दिया है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया गया है कि UPSC के आपको वेबसाइट में जाना होगा और ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन को भरना होगा। उसके बाद फोटोग्राफ, सिग्नेचर जो है, आइडेंटिटी प्रूफ, ये सब आपको वहाँ पे वन लाइन एप्लीकेशन यहाँ पे भरना होगा। तो ये सब सारा चीज आपके पास होना चाहिए। तो ये सब जनरली होता ही होता है। दूसरा चीज, UPSC एक नया अब फॉर्मूला लाई है या एक नया नियम यहाँ पे लाई है कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है। तो सबसे पहले अगर आप UPSC सिविल सर्विस का फॉर्म अगर भरे हैं तब तो आपका उम्मीद है OTR भरा हुआ होगा, या UPSC का कोई भी एग्जाम दिए होंगे तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन आप कर चुके हैं। और नहीं तो आप UPSC के
वेबसाइट में जाइएगा तो आपको OTR का ऑप्शन मिल जाएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भरवाया जाएगा। आपका नाम है, गार्जियन का नाम है, उसके बाद आपका मैट्रिक का जो रोल नंबर है वो सब आपको भरवाया जाएगा, मतलब बेसिक जो भी इंफॉर्मेशन है OTR में। इसको आप ध्यान से भरिएगा, क्योंकि एक ही बार सुधारने का मौका आपको देगा, फिर ये सुधारने का मौका नहीं देता है। तो इसको आराम से भर लीजिए, उसके बाद फिर आप जो EPFO का फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब सबसे पहले OTR आपको भरना है, उसके बाद EPFO का फॉर्म आपको भरना है। तो ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का ये पूरा क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है। तो ये सब सारा चीज अब हम लोग देख लिए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका जो ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 का ये सेट है, जो कि UPSC के द्वारा लिया गया था। और यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन दिखाएं तो सबसे पहले इंग्लिश का यहाँ पे क्वेश्चन है। दो पार्ट में इसको बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में इंग्लिश है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, वन लाइनर है। अगर आप पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत भी तैयारी करते हैं, अगर SSC वगैरह का, या अगर क्वालिफाइंग जैसे कि JSSC भी हम लोग तैयारी करते हैं, तो वहां पे क्वालिफाइंग नेचर के लिए आपको इंग्लिश पढ़ना ही पढ़ना है। और जिस तरह का यहाँ दिया है, और अगर आप JSSC का क्वेश्चन अगर देखेंगे तो इससे ज्यादा टफ तो हमको लगता है कि JSSC का क्वेश्चन था। तो इस तरह से यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा चीज यहाँ पे आपको बताया गया कि कुछ एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स आप जो भी बुक आता है या लिस्ट आता है उसको आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं, 2 4 5 डेली याद करके। इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो सकता है यहाँ से ज्यादा प्रश्न आप बना पाएं। उसके बाद सिनोनिम्स है, ये भी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, पेपर में आ गया या धीरे धीरे 2 4 5 आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स इस तरह से आप याद करते चलिए। तो आपको 2 3 4 महीना अभी टाइम है, तो इसमें बहुत सारे सिनोनिम्स एंटोनिम्स आप याद कर सकते हैं। उसके बाद कॉमन ईरर है, तो आप बेसिक यहाँ पे कॉमन ईरर पढ़ के बना सकते हैं, जो कि कोई भी किताब या कहीं पे भी यूट्यूब में भी आपको आजकल मिल जाएगा। ये सब छोटा मोटा चीज है जो कि आराम से आप बना सकते हैं। तो इस तरह से इंग्लिश के आपके यहाँ पे 20 क्वेश्चन है। अब इंग्लिश के 20 क्वेश्चन को देखने के बाद अब यहाँ पे बाकी जो सिलेबस अभी हम लोग डिस्कस किए उसके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, 1 और 100 के बीच की संख्याओं में अंक 3 इस प्रकार कितनी बार आएगा कि वह संख्या जिसमें 3 आता है वो 3 से विभाजित ना हो। तो ये सब रीजनिंग टाइप का या मेंटल एबिलिटी टाइप का यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, जो कि SSC में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, या जो भी आप बैंकिंग वगैरह में भी बनाते हैं तो इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे पूछा गया है 74 का पावर 100 है, तो 9 द्वारा विभाजित किया जाता है, तब निम्नलिखित में क्या शेष बनेगा। तो इस तरह के प्रश्न देखिए, ये तो बहुत आसान है। SSC का अगर आप प्रश्न देखते हैं, रेलवे का प्रश्न देखते हैं, तो इससे ज्यादा टफ प्रश्न पूछा जाता है। देखिए यहाँ बाइनरी सिस्टम आपको बताया गया था कि JSSC का जो हम लोग कंप्यूटर का क्वेश्चन बैंक सीरीज किए हैं, वहां आपको बताया गया था बाइनरी सिस्टम को कैसे दशमलव में आपको बदला जाता है, और वही सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक एग्जाम तक तैयारी करते हैं तो साथ में आपको कई एग्जाम का तैयारी हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है आप कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उस सब्जेक्ट पे आप कमांड बनाइए, और उसके बाद उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी एग्जाम आता है, कोई दूसरे एग्जाम में भी आता है, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे और भी दिया गया है कि देखिए कौन सा सबसे उच्च वेग का यहाँ पे या CPU का मुख्य मेमोरी के बीच उच्च वेग बफर के रूप में काम करता है। बताइए कैश मेमोरी के बारे में हम लोग कितना ज्यादा वहां पे पढ़ चुके थे। तो ये सब आसान सवाल है, और इस सब को आप थोड़ा बहुत अगर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ही कम समय में आप एक बेहतर जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। अभी एक तरह से कहिए नौकरी का अकाल पड़ा हुआ है, उसमें इस तरह का एक मौका मिल रहा है, तो आपको ये मौका को गंवाना नहीं चाहिए। आप बिल्कुल इस फॉर्म को भरिए, और लगातार अभी 4 5 महीना का टाइम है, उस टाइम को आप यूटिलाइज कीजिए और इसको पढ़िए। देखिए आसान क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन ये डिपेंड नहीं करता है कि आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। देखिए आसान है तो सबके लिए है, तो यहाँ हो सकता है कट ऑफ जो है पिछले बार के तुलना में ये जो है हाई चला जाए। इसलिए आपको ये देखना है कि मेरा कौन सा सेक्शन कमजोर है। जैसे अकाउंटेंट हो गया, ये आप जनरली नहीं पढ़ते हैं, या लेबर लॉ से संबंधित कुछ टॉपिक है वो नहीं पढ़ा हुआ है, तो उन सब टॉपिक को आपको पढ़ना है। और ये जो भी हिस्ट्री है इसको भी आपको रिवीजन करते रहना है, ताकि किसी भी तरह से यहाँ पे आपको दिक्कत ना हो और आप जो है कटअप को क्लियर कर पाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप ये सोचिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है कभी भी हम जाएंगे तो बना लेंगे, तो वैसा नहीं है। क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, ज़्यादा कोई लोग यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, बेहतर तरीके से सॉल्व करना होगा, नेगेटिव बिल्कुल नहीं करना होगा, तभी आप यहाँ फाइनल रिजल्ट पा सकते हैं। देखिए पूछा गया कितना आसान कि भारत की स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बताइए, इतना सारा आसान यहाँ पे JB कृपलानी वगैरह सब आपको पूछा जा रहा है, कितना आसान यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है। ये सब आपको बहुत ही आसान सवाल पूछा जा रहा है, और इसलिए हम आपको बता रहे हैं ताकि ये फॉर्म को आप UPSC का नाम सुन के मत डरिए।
आपको ये एसएससी का सवाल के जैसा ही या उससे भी कम मतलब एक तरह से कहिए हल्का सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, इस बार टफनेस बढ़ाएगा, लेकिन कितना टफनेस बढ़ाएगा? 2 साल ही पीछे का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए, नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा है, बताइए। ये कोई भी एग्जाम में, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम में पूछता है ये सब चीज। यहाँ वनोन्मूलन का क्या परिणाम नहीं है उसको पूछा गया है। उसके बाद वनस्पति जगत का उभयचर हम किसको कहते हैं, ये क्लास 9 वगैरह आप में पढ़िएगा तो आपको ये सब सारा चीज मिल जाएगा। देखिए, सामान्य पुरुष में गुणसूत्र के बेमेल युग्म को गुणसूत्र वगैरह से पूछा जाता है, इसको कौन नहीं जानता है। नमामि गंगे इतना फेमस, जो कि सामाजिक सोशल सिक्योरिटी से संबंधित आपको पूछा गया था। वैक्सीन शब्द जो है वो कहां से निकला है, तो वैक्सीन अगर पढ़े हैं, इतना ज्यादा अभी कोरोना का समय का ये एग्जाम लिया हुआ था, तो वैक्सीन वगैरह से ये सब क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो इतना सारा आसान सवाल आपको पूछा जाता है, अगर फिर भी आप इसको नहीं भरते हैं और इसको यूपीएससी का नाम के डर से ही आप छोड़ देते हैं, तो ये बहुत एक तरह से कहिए ठीक नहीं होगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको जरूर इस एग्जाम को भरना ही। धात्विक जिंक के लिए कौन सा आप चयन नहीं होगा, तो देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे पूछ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह आपको यहाँ जाना है। हाइड्रोजन परमाणु का आकार क्या है वो पूछ रहा है, बताइए। तो इस तरह से यहाँ पे इतना आसान आसान सवाल को यहाँ पे पूछा जा रहा है। प्रोटॉन की खोज कौन की, बताइए। ये सब तो आप ग्रुप डी पूछना बंद कर दिया, उसको यूपीएससी यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन का। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको पूछा गया है कि ये रिएक्शन के बारे में पूछा गया है। 2 मोल है तो कितने मोल प्राप्त किया। मोल कॉन्सेप्ट आपको 9 क्लास में पढ़ने को देखने को मिल जाता है। 9 क्लास 10 क्लास में आप ये सब पढ़ते हैं। तो ये सब बहुत आसान सवाल है, बार बार कहा जा रहा है। इसको आप इग्नोर मत कीजिए, इसको जरूर इस फॉर्म को भरिए, आपको इससे फायदा ही होगा। और साथ ही साथ हम लोगों का जो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का सीरीज हो चल रहा है, या आर्ट एंड कल्चर का जो हम लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, बना रहे हैं, उसको आप कंप्लीटली देखिए। बहुत कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। किसी तरह का कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाता है, और इस तरह से हम लोग प्रयास करते हैं कि आपका जो समय है उसको किसी तरह से हम लोग बर्बाद ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक उम्मीद करते हैं आप ये फॉर्म भर चुके होंगे। और जो हमारा क्वेश्चन बैंक का सीरीज यहाँ पे चालू है, उसको फिर से हम लोग यहाँ पे चालू करेंगे। आर्ट एंड कल्चर का जो वीडियो डाला जा रहा है वो भी आपको लगातार मिलते रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश करेंगे वीडियो बनाएं, ताकि आपका सिलेबस जो है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।